आफ्टरनून, वेलकम यू ऑल। आ जाइए फटाफट। वेलकम 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 गाइस। तो स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी स्पेशल क्लास में। एंड वी आर स्टार्टिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पार्ट 2। दिस इज अवर कंप्लीट रिविजनरी सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन दिसंबर 2021, पेपर नंबर 3, मैथ्स एलआर एंड स्टैट्स, जिसके अंदर सर हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं अभी उसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। वेरी गुड आफ्टरनून जितेंद्र, दीपक, रूपाली, संस्कृति, दीप, कुणाल, हाफिज एंड या एवरीवन। वेरी गुड। आ जाओ भाई फटाफट। पूजिता, जुनैद, वेलकम। शिवांश, चलो जी, वेरी गुड। आदि, कैसे हो आप लोग? वेलकम वेलकम वेलकम। फटाफट आ जाओ। अपने दोस्तों को भी बता दो कि भाई सर लाइव आ चुके हैं और सभी लोगों को बुला लो। सिया, दत्ता, मेघा, शिवानी, अपूरव, एवरीवन एवरीवन, संभव, जशमीत, कुणाल, यस सर। फटाफट आ जाइए, फटाफट आ जाइए एवरीवन। होप कि ऑडियो वीडियो सब एकदम प्रॉपर आ रहा है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं इंट्रोडक्शन के साथ। माय नेम इज सीए प्रणव। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, एजुकेटर, दिल से क्वालिफाइड, सी ऑल द लेवल्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और आपका मैथ्स फोबिया दूर करने आया हूं लेकर एक सब्जेक्ट, सीए फाउंडेशन पेपर 3, मैथ्स, स्टैट्स एंड एलआर। यो दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। तो आपके सामने ये स्पेशल क्लास का शेड्यूल राइट डाउन है सर। हम लोगों ने कोरिलेशन रिग्रेशन का क्विज कर लिया है, यस सर। हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिवीजन का पहला दिन भी कर लिया है। आज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर 20th ऑफ अक्टूबर, वेडनेसडे दिस। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कल क्या होने वाला है। इसका मतलब सर कल होने वाला है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का क्विज। यस सर। वो परफेक्ट। नाउ 10 का दम, YouTube at 7:15 PM। इसमें भी सर हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का रिवीजन कर लिया है मंडे को, ट्यूसडे को ये कर लिया है। और उसके बाद सर अब बारी है हमारी 20th ऑफ अक्टूबर, मतलब आज पीएनसी को हम वहां पर खत्म करेंगे। और आज पीएनसी को खत्म करके फिर आप उसकी तैयारी करेंगे ताकि हम कल पीएनसी की क्विज कर सकें। और फिर परसों टाइम वैल्यू ऑफ मनी को वापस से कंटिन्यू कर देंगे। उम्मीद है कि आपको फॉर्मेट पूरा समझ में आ रहा है। तो दिस इज माई टाइमिंग, डोंट फॉरगेट गाइस। और अनअकैडमी प्लस के अंदर जो आपकी नई बैच आने वाली है, दैट इज आरटीपी एमटीपी बैच, उसमें मैं आपको मिलूंगा 9:15 AM से 10:15 AM मॉर्निंग, ठीक है? और ये रहेगा मंडे टू वेडनेसडे, पहले 3 दिन। तो मैं आपका पेपर नंबर 3 का एमटीपी के सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स कवर करने वाला हूं। जो भी हट के क्वेश्चंस आते हैं ना मॉक टेस्ट पेपर में, अब एक बात बताओ यार, जो क्वेश्चंस मॉड्यूल में ऑलरेडी हैं, अगर वही एमटीपी में दूसरी बार आ जाते हैं तो मैं उसको करवा भी दूंगा तो ज्यादा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यस और नो, है कि नहीं? परफेक्ट। चलो जी, अब भाई क्या कुछ कर नहीं सकते यार। सो सम पीपल आर सेइंग कि सर हमारा प्लस का भी बैच चालू हो रहा है और फिर कल आपका ये है, तो यार आई कांट डू मच अबाउट इट। तो यार थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बट दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है जी। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो क्लासेस फॉर मे 2022 सीए फाउंडेशन, वेरी सून बाहुबली टीम विल मेक द अनाउंसमेंट। तो ये डिसाइड हो चुका है, ये डिसाइड हो चुका है कि भाई मोस्टली टुमारो देयर विल बी अ सेशन जिसमें कि मई जून 2022 वाले बच्चों के बारे में अनाउंसमेंट होने वाला है। दूसरी बात, जो भी मेरे टॉपिक्स हो चुके हैं, अगर कोई बच्चा हमारे साथ नया जुड़ा है जो हमारे साथ काफी समय से नहीं था, अगर आप रिविजन्स नहीं, अगर आप रेगुलर सेशंस भी देखना चाहते हैं तो बस इस लिंक पर चले जाइए, आपको दोनों का पूरा पूरा डेटा मिल जाएगा। रिविजन्स को लेकर भी पूरा देखो प्लेलिस्ट बना हुआ है और रेगुलर क्लास को लेकर भी पूरा प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज बना हुआ है। आप बस जाइए, बढ़िया से उसको यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपके एक भी सेशन मिस ना हो जाए। और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन भाई ले लीजिएगा आप, सीए प्रणव कोड लगाकर। परफेक्ट, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड यार। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं गाइस? कैन वी स्टार्ट नाउ? टेल मी, गिव मी अ थम्स अप, क्विक थम्स अप, देन वी विल स्टार्ट क्विकली। चल, सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी के अभी सिर्फ 10 सेकंड के लिए आइज क्लोज करो। क्लोज योर आइज राइट नाउ, क्लोज योर आइज राइट नाउ। फटाफट यार आंखें बंद करके याद करते हैं कि हमने कल तक क्या किया था, जल्दी से। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर सर हमारे पास पीआरटी अपॉन 100 सिंपल सा फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल मतलब इनिशियल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम में होता है, और हमारा जो टाइम है सर जनरली ईयर्स में होता है। अगर हमारे पास मंथ्स में दिया हुआ है, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12, ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 12।
उसके बाद पहुंचे थे कंपाउंड। कंपाउंड में क्या नया था? कंपाउंड में ये नया था सर कि सिंपल में आप सिर्फ एक इनिशियल वैल्यू पर हर बार रेट को अप्लाई करते थे। कंपाउंड में आप लेटेस्ट वैल्यू पर, मतलब जो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ेगा उसके बाद जो लेटेस्ट बैलेंस आएगा उसके ऊपर रेट अप्लाई होगा। दैट वाज स्पेशलिटी अबाउट कंपाउंडिंग। ठीक है सर। कंपाउंडिंग में आपने देखा कि फॉर्मूले के अंदर होता है 1 + i की पावर n, और वो फॉर्मूला होता है अमाउंट एज पर सीआई का। अब ये i कौन है और ये n कौन है? सर i का मतलब है एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, मतलब अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% चल रहा है और अगर आपकी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होती है तो क्या आप 6% को यूज कर सकते हो? नो सर, ऐसे केस में हमको 3% को यूज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना, अगर आपको 6% एक साल का इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है तो अगर आप सिर्फ 6 महीने के लिए पैसा रखोगे तो आपको 3% अप्लाई होगा। मतलब जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको अपनी कंपाउंडिंग के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए अप्रोप्रिएट नेम होगा आई का एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट। वही अगर मैं एन की बात करूं तो एन का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। तो मैं तुमको यही बोलूंगा सर कि अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2 साल का और तुम साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए n विल नॉट बी इक्वल्स टू 2, इट विल बिकम 4 × 2 8। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या आपको चीजें याद आ रही हैं? कल का रिकॉल हो रहा है? यस सर। उसके बाद सर सीआई का पढ़ने के बाद हमने सीआई का डायरेक्ट फॉर्मूला भी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर ज्यादा लोगों को चुल है कि भाई नहीं मुझे तो a - p करके नहीं निकालना, डायरेक्ट निकालना, कोई बात नहीं। एक और फॉर्मूला है p 1 + i की होल पावर n - 1 ब्रैकेट के अंदर, ऐसे भी आपका डायरेक्टली सीआई आ सकता है, और वो वाले तरीके से निकालना है तो -p करके निकाल देना, नो प्रॉब्लम। फिर पढ़ा था हमने सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है सर? दो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, जैसे 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 7% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। दिखने में दोनों 7% है, लेकिन इफेक्टिवली अगर मैं क्वार्टरली वाले को अप्लाई करता हूं ना तो साल खत्म होने के बाद मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट अर्न होता है। तो यार मैं जब चीजों को कंपेयर करने जाऊं, अगर मैं दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वहां के रेट कंपेयर करने जाऊंगा तो मुझे डायरेक्टली रेट को कंपेयर नहीं करना चाहिए, मुझे उनकी इफेक्टिव रेट को कंपेयर करना चाहिए, और मुझे पैसा वहां लगाना चाहिए जहां पर मेरा इफेक्टिव रेट हाई हो। इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला 1 + i की पावर n - 1। वेरी गुड कुणाल, सुपर। और उसके बाद सर हम लोग जो है डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को पढ़े थे, और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हमको ये बोलता है कि जैसे आपका कंपाउंडिंग का फंडा पैसे को बढ़ाता है, सेम फंडे से आपका पैसा घटता है इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, पर वहां पर वो वैल्यू ऑफ एसेट होती है। तो इनिशियल वैल्यू तुम्हारी कहला गई कॉस्ट ऑफ द एसेट, और फाइनल वैल्यू तुम्हारी कहला गई रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट। फर्क सिर्फ इतना है कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन 1 + i की पावर n की जगह क्या कर दोगे? 1 - i की पावर n। याद रहेगी ये बात मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों? ये बात याद रहेगी कि 1 + i की पावर n करने की बजाय 1 - i की पावर n आप कर देंगे। परफेक्ट सर। एक्सरसाइज 4 भी मैंने आप लोगों को ट्राई करने को बोला था, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी तो आपको बन भी गया होगा। सर कोई बड़ी बात नहीं थी, अमाउंट निकालना है, कोई बात नहीं, सीधे कर सकता हूँ। 1000 + 5%, 5%, 5%, 5%, ये आ गया अमाउंट। चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1.05 की पावर 4 × 1000। एक ही बात है सर, एक ही बात है, किसी से भी कर दो आंसर सेम ही आना है। मैंने आपको एक बात और सिखाई थी कल कि अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो ये वाला जो ट्रिक लगाना ना थोड़ा सा हमारे लिए लेंदी हो सकता है, तो हम लोगों को प्रेफरेबली फॉर्मूला यूज करना चाहिए अगर n की वैल्यू बड़ी आ रही है तो। यस सर, ओके चलो नेक्स्ट। ₹100 विल बिकम 20 ईयर्स एट 5% पर एनम। देखो भाई इसका आंसर हमारा आ रहा था, इसका आंसर हमारा था 265.33। क्यों? क्योंकि उसने पूछा क्या है, ₹100 विल बिकम, ₹100 विल बिकम मतलब 100 रुपए क्या बन जाएंगे। तो एक्चुअली अगर आप क्वेश्चन को देखो तो आपसे अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट, लेकिन फिर भी सर, फिर भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो उन्होंने क्या कर दिया, वो ऑप्शन को टिक कर दिया जिसमें सीआई सही आ रहा है। तो कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, लेकिन दैट्स ऑल, हम लोग ऑप्शंस के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, भावनाओं को समझ जाएंगे पेपर में। बिल्कुल सही बात है, भावनाओं को समझना है पेपर में, दैट्स कूल, परफेक्टली। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना 3% हाफ ईयरली। अभी 3% पर एनम दिखने में तो 3% पर एनम है, बट वो क्योंकि हाफ ईयरली हो रहा है तो 3 से थोड़ा ज्यादा होगा। अभी कितना ज्यादा होगा वो कैसे निकालोगे? 1 + i की पावर n - 1। अच्छा, वो यूज करते समय आप याद रखिए कि भाई क्योंकि आपको यहाँ पर आई लेना है, 3% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो 3 को आधा करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो 1.5% आएगा। सर लेकिन आप तो यहाँ 0.015 ऐड कर रहे हो। अरे भाई तो 1.5% को डेसिमल में तो 0.015 ही बोलूंगा ना, यस और नो? चलो सुभांशु बेटा कैसी बातें कर रहे हो आप? आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच कल से चालू हो रहा है ना, एक बार अटेंड करो, आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। बैठे बैठे नेगेटिव मत सोचा करो,
बैठे बैठे करना है कुछ काम समय बिताने के लिए, चलो नेगेटिव सोचने का करते हैं काम। ये कैसी आदत है भाई, ये कैसी आदत है? मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं ऐसा तो नहीं कर लूंगा। पढ़ाई करिए तो क्यों फेल हो जाओगे, पढ़ाई करिए तो क्यों फेल हो जाओगे? कॉमन सेंस नहीं है क्या? जो मेहनत करता है वो पास होता है, ये कॉमन सेंस है। लेकिन हम मेहनत भी करेंगे और फिर भी डरेंगे कि हम फेल हो जाएंगे, ये कैसी बात होती है? मैं मेहनत भी बहुत करता हूं लेकिन मैं बस यही सोचता रहता हूं कि बस फेल हो जाऊं, फेल हो जाऊं, फेल हो जाऊं। तो भाई फेल होने के लिए पढ़ रहे हो, फेल होने के लिए फाउंडेशन कर रहे हो, पास होने के लिए कर रहे हो? जिस चीज का मन होता है, जो हम सोचते हैं वही होता है। बार बार सोचोगे फेल होना है, अच्छे से तैयारी करोगे तो भी फेल हो जाओगे। और थोड़ी कम तैयारी करोगे लेकिन ज्यादा सोचोगे कि मैं पास हो जा रहा हूं, पास हो जा रहा हूं, तो सच में पास हो जाओगे। तो मेंटेलिटी और आपका जो ऑप्टिमिज्म है ये भी बहुत वर्क करता है भाई, समझो मेरी बात को, ठीक है? तो ये क्या बात हुई कि लोग बोल रहे हैं स्कैनर ले लो वरना मैं फेल हो जाऊंगा? ऐसा तो कोई नहीं बोलता भाई। मैं क्या बोल रहा हूं, कल पीवाईक्यू सेशन चालू हो रहा है ना, कल एक बार क्लास ज्वाइन करो, फिर देखो स्कैनर का क्या मतलब है। जितने भी लोग रोते रहते हो स्कैनर स्कैनर स्कैनर, क्या मतलब क्या है स्कैनर का? आईसीएआई अकाउंट्स का और लॉ का पेपर आपके लिए अपलोड करता है। कहां पर अपलोड करता है? वेबसाइट में अपलोड करता है। एमसीक्यू वाले जो पेपर हो जाते हैं जैसे कि मैथ्स और इकोनॉमिक्स और बीसी के, इनका नहीं अपलोड करता है। तो मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं होता। तो स्कैनर जो है, अलग अलग जो हमारे प्रकाशन के स्कैनर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट की मेमोरी के बेस पर पेपर बना के आपको दे देते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि पुराने पेपर कैसे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जब पीवाईक्यू का कल सेशन होगा, जैसे मान लो कल मंडे को निशान सर पीवाईक्यू करवाते तुमको जुलाई 21 का, तो सर पीवाईक्यू करवाएंगे उस समय क्वेश्चन दिखाएंगे ना तुमको, तो तुम्हारा पीवाईक्यू तो कवर होगा ना। तो टेंशन क्यों लेते हो, थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ो, ठीक है? अब मेरे से रिपीट मत करवाना ये बातें, मेरे को रिवीजन बहुत सुपर फास्ट करना है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ओके जी, चलो। क्या होता है ना, जिस चीज को करने बैठे हैं, उटपटांग बातें करने जाते हैं तो ना वो कर पाते ना वो कर पाते, कहीं के नहीं बचते। अभी टाइम वैल्यू को रिवाइज करने बैठे तो वही करेंगे, बस बात खत्म। और कोई सवाल नहीं लूंगा मैं, नो क्वेश्चन एट ऑल, डन। मशीन डेप्रिशिएट हो रही है सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 20%, इंटरेस्ट रेट थोड़ी बोलेंगे सर, उसको डेप्रिसिएशन का रेट बोलेंगे। मशीन की कॉस्ट 1,00,000 रुपए और स्क्रैप वैल्यू 30,000, इसका मतलब आपको ए लेना है 30,000, पी लेना है 1,00,000 रुपीज और आई लेना है 20%। लेकिन ध्यान ये रखना है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस डब्ल्यूडीबी मेथड से डेप्रिसिएशन करना है, तो फॉर्मूले में 1+i की जगह 1-i लेना है। याद रहेगी ये वाली बात, याद रहेगी वाली बात। तो 1,00,000 रुपीज 1 - 0.2 की होल पावर n, 0.8 की पावर n। फिर आपको कैलकुलेटर से चेक करना है कि 0.8 का कितना पावर करूं कि वो 0.3 हो जाए। तो मैंने बोला 5 या 6 के बीच में आंसर आना चाहिए, विच इज ऑप्शन बी। डन 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 डन। नाउ एक्सरसाइज 4b क्वेश्चन नंबर 5। ए की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू 2 ईयर्स, आर की वैल्यू 6%, पेबल हाफ ईयरली। अब देखो उन लोगों ने क्या कर दिया, कंफ्यूज करने के लिए एक तो एन लिख दिया, ऊपर से ईयर्स लिख दिया। तुम एन को मारो गोली, तुम ये देखो कि यार अगर ईयर्स लिखा हुआ है मतलब ऑब्वियसली ये टी है, क्योंकि अगर एन होता तो आगे ईयर्स थोड़ी लिखते, अगर एन होता तो ये ईयर्स थोड़ी लिखते। तो अगर ईयर्स लिखा हुआ है मतलब 2 साल का ड्यूरेशन है, तो मैं एन अपने हिसाब से निकालूंगा, तो मेरे ही लिए एन कहलाएगा 4, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है। 2 साल के सवाल में साल में 2 बार कंपाउंडिंग कर रहे हो तो एन की वैल्यू तो 4 लोगे ना। बात समझ में आती कि नहीं आती माय डियर फ्रेंड? परफेक्ट। चलो, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेस बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है, मेरी पॉपुलेशन जो भी है 40% इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी, इसमें कितना टाइम लगेगा? तो मैंने बोला 2% के रेट से बढ़ रही है और मुझे मेरे प्रिंसिपल को 1.4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल करना है। कितने लोगों की बात समझ में आती है कि आज मान लो तुम्हारी पॉपुलेशन 1,00,000 रुपए है, तो तुम ये देखना चाहते हो कि कितने समय में वो 1,40,000 हो जाएगी। आज अगर तुम्हारी पॉपुलेशन 100 है तो कितने समय में 140 हो जाएगी। आज अगर तुम्हारी पॉपुलेशन पी है तो कितने समय में 1.4 पी हो जाएगी। इन एनी ऑफ द केसेस माय डियर फ्रेंड, इन एनी ऑफ द केसेस अल्टीमेटली क्या होने वाला है, अल्टीमेटली 140 यहां आएगा, 100 यहां आएगा, तो 1.4 ही बचेगा। तुम 1.4 पी लिख दो, पी लिख दो तो भी 1.4 यहां बचेगा। 1,00,000 रुपए लिख दो और 1,40,000 रुपए लिख दो, 1,40,000 में से 1,00,000 को डिवाइड करो फिर से 1.4 ही बचेगा। तो कुल मिला के यार चाहे तुम अज्यूम करो 100, चाहे ना करो, चाहे पी करके लिख दो, घूम फिर के प्रिंसिपल तो वैसे भी कट जाता है, अल्टीमेटली 1.4 बचता है। तो अब हमको ये चेक करना है कि 1.02 का कितना पावर करने से मेरी वैल्यू 1.4 आ रही है, जिसको मैं कैलसी में चेक करता हूं तो मेरा आंसर अराउंड 17 आ जाता है। ठीक है सर, चलो कूल। नेक्स्ट, ये क्या था सर, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। पहली बात, सबसे पहले मुझे एक बच्चे बताएंगे कि क्या अगर सेम प्रिंसिपल और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सीआई और एसआई निकालोगे तो बड़ा कौन आएगा, कौन बड़ा आएगा, जल्दी बताओ। सर सीआई में ज्यादा इंटरेस्ट अर्न होता है तो सीआई बड़ा आएगा,
तो CI माइनस SI की वैल्यू आपको 110.16 दी हुई है। अब क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग कुछ भी नहीं लिखी हुई है तो कंपाउंडिंग एनुअल मान के चलूंगा, तो CI का भी फॉर्मूला लिख दिया, SI का भी फॉर्मूला लिख दिया। CI में I की जगह 6% डाल दिया, सिंपल इंटरेस्ट में R की जगह भी 6% डाल दिया, वहां N की जगह भी 3 डाल दिया CI में, यहाँ पर SI में T की जगह भी 3 डाल दिया। इन सबको ब्रैकेट में सॉल्व करके मैंने P इंटू 0.11016 निकाला और सामने की तरफ सर 110.16 आ गया। तो जब मैंने ये वैल्यू को सामने जाके डिवाइड किया तो अपने आप मेरी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई सर? 10,000 रुपीज, बिल्कुल साफ सुथरी। चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चारों ऑप्शन से एक बार CI निकालो, एक बार SI निकालो और डिफरेंस निकालो। आप इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, नो प्रॉब्लम बेटा जी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो आपको यूजफुल लाइफ 10 साल दी हुई है, कॉस्ट 10,000 रुपए दी हुई है और उसके बाद स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा है। स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा है मतलब अमाउंट एज पर CI का जो फॉर्मूला था ना, A इक्वल्स टू P 1 माइनस I की पावर N। तो देखिए आप यहाँ पर 1 माइनस आई मतलब 1 माइनस 10%, 1 माइनस 10% मतलब 0.9, 0.9 का पावर 10 इंटू 10,000 आ गया आपका ये स्क्रैप वैल्यू। खत्म बात, डन 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 डन। इफेक्टिव रेट तो आप कितनी बार निकलवाएंगे भाई? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्वार्टरली है तो अकॉर्डिंगली तुमको अपडेट करना है। यहाँ पर दिया डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, अब तुमको निकालना है। इसके पहले जो हमने डिफरेंस वाला क्वेश्चन किया वहां डिफरेंस दिया हुआ था और तुमसे प्रिंसिपल पूछ रहा था, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ और तुमसे डिफरेंस पूछ रहा था, तो ये तो और आसान हो गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। सिंपल प्रिंसिपल यहाँ लिखा, अंदर CI का फॉर्मूला डाल दिया, यहाँ SI का डाल दिया, सॉल्व कर दिया, 6 रुपीज आ गया, बात खत्म। डन 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 डन। ये क्वेश्चन भी अच्छा है सर, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर बच्चे सबसे बेकार चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया बर्थ रेट तुमको 39.4 दिया है, 19.4 तुमको डेथ रेट दिया हुआ है, मतलब तुम्हारी इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हो रही 20। अब कई बच्चे इसको 20% मान लेते हैं, बिल्कुल गलत। इट इज 20 पर 1000। अब कोई चीज अगर 20/1000 है तो 100 के बेस में वो कितनी कहलाएगी बताओ? कोई चीज अगर 20/1000 है तो 100 के बेस में वो 2 कहलाएगी। यू कैन नॉट राइट 20/1000 एज 20%। पर सेंट का मतलब होता है पर 100, तो जो चीज पर 1000 में उसको पर 100 में कन्वर्ट करो, जीरो और जीरो कैंसिल करो, 2 पर 100 मतलब 2% इज माई रेट। एक बार तुमको 2% का रेट पता चल गया, अब तुमसे पूछ रहा कि बताओ डबल कितने समय में हो जाएगा, मतलब अमाउंट की वैल्यू प्रिंसिपल का डबल, फाइनल वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो A इज इक्वल्स टू 2P, फिर A की वैल्यू P 1 प्लस I की पावर N माइनस इज इक्वल्स टू 2P। डन 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 डन। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो? चलिए, फिर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया आपका। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम में हमने देखा था कि a person deposited 5,000 rupees and the deposit was left to accumulated 6% quarterly for the first 5 years and 8% compounded similarly for the next 8 years। देखो क्या करना है क्वेश्चन में, पहले 5 साल तक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चला, अगले 8 साल तक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चला, तो पहले आप इस 5,000 को 5 साल के हिसाब से कितना अमाउंट बन रहा है वो बता दो, फिर ये जो अमाउंट है ना ये अगले वाले इन्वेस्टमेंट के लिए प्रिंसिपल की तरह ट्रीट हो जाएगा, तब जाके फाइनल अमाउंट हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, ये मान के चलो पहले वाले पार्ट का जो अमाउंट है वो दूसरे वाले पार्ट के लिए प्रिंसिपल जैसा बन जाएगा। तो यहाँ 5,000 रुपए डिपॉजिट किए तो वो जाके 5 साल में 6,734 हो गए। अब वो 6,734 डिपॉजिट किया तो 8 साल में वो 12,000 हो गए। तो दोनों जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग लगा देना, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्बो नेचर का आ गया है कि दो दो टाइप का मतलब इन्वेस्टमेंट एक साथ आ गया है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। द टाइम बाय विच द सम ऑफ मनी इज 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ डबल इटसेल्फ इन 15 years कंपाउंडेड एनुअली। देखो भाई ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी इज 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इफ इट डबल इटसेल्फ इन 15 साल में। बोल रहा है कि अगर 15 साल में मेरा अमाउंट डबल होता है तो कितने सालों में 8 गुना हो जाएगा। फिर से 15 साल में अगर मेरा अमाउंट डबल होता है तो कितने सालों में 8 गुना हो जाएगा। लेकिन वजह की बात ये कि CI का क्वेश्चन है, SI का होता तो बहुत बढ़िया हो जाता है, 15 इंटू 4 60 ईयर्स कर देता मैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सर CI का है तो थोड़ा अलग तरीके से होगा। देखो समझने की बात यह है, यहाँ पर बहुत सिंपल है वैसे तो, कि अगर तुमसे 8 साल का पूछ रहा है मतलब तुम ये कहना चाहते हो 8 टाइम्स पूछ रहा है मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि 8P कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, अगर 2P तुम्हारा अमाउंट जो है वो 2P अगर इतने सालों में हो रहा है 15 साल में, तो 8P कितने सालों में जाएगा। अब 8P का मतलब समझना, 8P का मतलब समझना, तुम ये बोल रहे हो कि 1 प्लस आई की पावर n 2 के बराबर हो रही है। ठीक है, कितने सालों में? 15 सालों में। और तुमको बताना है 1 प्लस आई की पावर जो है वो 8 के बराबर कितने, क्या 8 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब होता है? बताओ। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है, मतलब समझना आप बात को, आपको
2 करना है, ना कि 2 + 2 + 2। ऐसा ही होता है तो क्या सेम वैल्यू होती है तो सीधे ऐड हो जाती है। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है, हर अगला प्रिंसिपल नया अपडेटेड बनता जाता है, मतलब जो अगला अमाउंट है वो प्रिंसिपल की तरह ट्रीट होता है आगे चलकर। तो चीजों को प्लस करने की बजाय मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 15 × 3 45, मतलब 15 सालों में वो डबल हुआ, और 15 सालों में वो 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा, और 15 सालों में 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा, और 15 सालों में 8 दूनी 16 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से सोचो उस चीज को कि जो चीज पहले थी उसको डबल होने में 15 साल और लग रहे हैं, तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 है ना, तो 2 की पावर 3 से 8 पहुंच जाते हो ना, इसीलिए यहां पर 15 3 45 आ रहा है। ठीक है, चलो सर, अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक में जिसका नाम है सर 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 अरे जल्दी आ जा भाई, जल्दी आ जा, क्या हो रहा है ये सब, एन्युटी। तो हम लोगों ने SICI को विद क्वेश्चंस कर लिया, अब एन्युटी में बहुत अच्छे से ध्यान देना। जल्दी मुझे बताओ, क्या दुनिया की हर इंस्टॉलमेंट एन्युटी होती है? यस और नो में आंसर दीजिए। दुनिया की हर इंस्टॉलमेंट एन्युटी होती है? नहीं सर, एन्युटी एक ऐसी इंस्टॉलमेंट होती है जिसमें 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, दूसरी बात रेगुलर होनी चाहिए, और स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होनी चाहिए। समझ में आती बात? अच्छा, क्या एन्युटी का मतलब जरूरी है कि एनुअल हो? क्या एनुअल हो ऐसा जरूरी है एन्युटी का मतलब? नो सर, एनुअल भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, जो भी होगी पीरियोडिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले 1 साल तक एनुअल चल रहा है, 2 साल तक, 2-3 साल तक, उसके बाद हाफ ईयरली चल रहा है, फिर क्वार्टरली चल रहा है। नो, जो भी होगा सेम, एक जैसा, रेगुलर, पीरियोडिक। ठीक है सर, ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम। भाई लोग रिफ्रेश कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लैग नहीं, उम्मीद कर रहा हूँ भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं लैग वैग आ रहा है, चेक कर लो यार, इज देयर एनी लैगिंग? नो लैग भाई, कोई भी लैग नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं सर एन्युटी का रियल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली कहाँ यूज होता है। आप अगर होम लोन लेते हो, आप व्हीकल लोन लेते हो तो EMI पे करते हो। आप अगर सैलरीड पर्सन हो जाते हो, आपकी जॉब लग जाती है, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा जो है इन्वेस्ट करना चालू करते हो रेगुलरली। तो किसी भी तरीके से अगर मैं सेम पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, या कहीं से रीपेमेंट कर रहा हूं, कहीं पेमेंट कर रहा हूं, या कहीं से मुझे मिल रहा है, मैं मान लो एक लैंडलॉर्ड हूं, मुझे रेंट मिल रहा है हर महीने सेम अमाउंट का, इन सारी जगहों पर सर आपका एन्युटी यूज होता है। अब एक एन्युटी हो गया, तो दूसरा क्या होगा बताओ। अच्छा, एन्युटी में भी 2 पार्ट होते हैं भाई, एन्युटी भी 2 टाइप की होती है। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट आज से ही शुरू हो रही है, अगर इंस्टॉलमेंट आज से ही शुरू हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एन्युटी ड्यू। और अगर इंस्टॉलमेंट आपकी एंड ऑफ द पीरियड से शुरू हो रही है, मतलब मान लो आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट है और पहला साल खत्म होने पर पहली इंस्टॉलमेंट आ रही है, देन इट इज एन्युटी रेगुलर। अच्छा, मान लो कि मेरा क्वेश्चन है 6 मंथली का, 6 मंथली का इंस्टॉलमेंट, मेरा क्वेश्चन है 6 मंथली का इंस्टॉलमेंट, तो मेरा पीरियड होगा 6 महीने का। तो अगर पहली इंस्टॉलमेंट 6 महीने के एंड में आ रही है, पहली इंस्टॉलमेंट 6 महीने के एंड में आ रही है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एन्युटी, एन्युटी रेगुलर ओनली, रेगुलर ओनली। ड्यू तो सिर्फ तभी आता है जब टुडे, अगर आज से ही पहली इंस्टॉलमेंट चालू है तभी वो ड्यू कहलाएगा। अच्छा, मुझे बात बताओ, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम क्या मानेंगे उसको? क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम उसे क्या मानेंगे सर? रेगुलर मानेंगे। ड्यू कब मानेंगे? जब स्पेसिफिकली लिखा हो कि स्टार्टिंग टुडे, स्टार्टिंग इमीडिएटली, जब तक अलग से ना लिखा हो ड्यू नहीं मानोगे। ठीक है सर। नाउ, तो 2 तरीके के कैश फ्लो होते हैं सर, एक होता है एन्युटी, एक होता है सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो को सर हम लोग, सिंगल कैश फ्लो को हम लोग लमसम अमाउंट भी बोलते हैं। मतलब जैसे कि एग्जांपल FD, जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो एक बड़ा वैल्यू एक साथ बैंक को जाके डिपॉजिट कर देते हो, और फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद बैंक के पास लेने जाते हो। तो क्या आप बैंक को बार बार डिपॉजिट कर रहे हो? नो सर, सिंगल डिपॉजिट, तो वो सिंगल कैश फ्लो हो गया। वही अगर मैं RD की बात करूं, RD का फुल फॉर्म होता है रेकरिंग डिपॉजिट, बार बार डिपॉजिट करना। मान लो मैं बैंक के पास जाके हर साल 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए डिपॉजिट करता हूँ, और 5 साल के एंड में वो डिपॉजिट वापस ले लेता हूँ, उसका मेच्योरिटी, तो ये कहलाएगा मेरा एन्युटी। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो दोनों में डिफरेंस। सिंगल में सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आती है, एन्युटी में बार बार आप पेमेंट करते हो। अच्छा, एन्युटी को पढ़ क्यों नहीं सर? क्योंकि एन्युटी का ना, एन्युटी का जब इंस्टॉलमेंट होता है तो फॉर्मूला अलग तरीके से लगाना पड़ता है। सिंगल होता है तो आप डायरेक्टली CI का फॉर्मूला लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन एन्युटी के आते हैं तो आपको फॉर्मूले बदलने पड़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले सर 2 चीजें। सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है सर? कोई भी आज के पैसे की फ्यूचर की क्या वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू। मतलब मान लो आज तुमने 1,000 रुपए कहीं पर डिपॉजिट कर दिए, वहां तुमको 8% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 3 साल बाद वो 1,000 रुपए कितने हो जाएंगे सर? 3 साल बाद वो 1,000 रुपए जाएंगे 1,000 प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8%, मतलब 1259 के आसपास कुछ। इसका मतलब ये जो 1259 है ना, ये 3 साल बाद की
आज के 1,000 रुपए की 3 साल बाद की वैल्यू है. सो दैट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ टुडेज 1,000 कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 8% फॉर 3 years. तो क्या एक बात बताओ यार, कहीं ना कहीं ये आपका अमाउंट एज पर सीआई ऐसा नहीं हो गया? फाइनल वैल्यू जैसे आप सीआई में अमाउंट निकालते थे वही तो हुआ. इसीलिए देखो फॉर्मूला भी बिल्कुल वही है. जब चीज वही है तो फॉर्मूला भी वही नहीं होगा कि जिस भी वैल्यू का आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है उस वैल्यू में 1 + i की पावर n कर दो. भाई जिस भी वैल्यू का मुझे फाइनल वैल्यू निकालना था तो प्रिंसिपल में 1 + i की पावर n करता था तो फाइनल वैल्यू हो जाता था. तो क्या इसको आपको नया फॉर्मूले की तरह याद रखना है? नो. whenever I talk about single cash flow, it is just like compound interest amount. That's all. Simple. Now, अब देखो भाई, उन चीजों को दो तरीके से पढ़ता हूं. जैसे 1,000 रुपए 8% 2 साल में बढ़ने के बाद इतने हो गए, तो इसको मैं दो तरीके से बोल सकता हूं. मैं बोल सकता हूं that 1166.4 is the future value of 1,000 rupees deposited for 2 years at the rate of 8%. या फिर इसका उल्टा, I can say that 1,000 is the present value of this value डिस्काउंटेड फॉर द 2 years. तो आगे जब हम प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे तब मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग. अगली बात, फ्यूचर वैल्यू में सर ये देखो क्वेश्चन आपका 3,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए जो आपको 12% पैसा दे रहा है. तो आपने बार बार 3,000 नहीं डिपॉजिट किए, सिर्फ एक बार 3,000 डिपॉजिट किए. 3,000 प्लस 12%. बताओ मुझे क्या फ्यूचर वैल्यू आएगी? 3763. या फिर जिस चीज की फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा है उसको 1 + i की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो. सिंपल. अब आता है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर. मतलब मान लो कि आप डिपॉजिट जो पैसा कर रहे हो ना, एक बार में नहीं, बार बार डिपॉजिट कर रहे हो, टुकड़ों में डिपॉजिट कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, और वो इंस्टॉलमेंट ऐसी है जो एन्युटी फॉलो करती है और एंड ऑफ द पीरियड से शुरू होती है, मतलब एन्युटी रेगुलर है. तो ऐसे केस में मैं ये बोलूंगा कि जो भी मेरी इंस्टॉलमेंट है ना उसमें मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हम मल्टीप्लायर को क्या बोलते हैं जल्दी बताइए सर? हमारे किसी भी फॉर्मूले में कोई मल्टीप्लायर आता है ना उसको हम फैक्टर बोलते हैं. तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर निकालने के लिए इंस्टॉलमेंट में जिस चीज को आप मल्टीप्लाई करोगे ना उसको आप नाम दोगे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर. क्यों? क्योंकि इस फैक्टर से फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकलता है. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकलता है. अच्छा, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर ही तो एक्चुअली फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला उसका? 1 + i की पावर n - 1/i. अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर इसका कोई शॉर्टकट है ना कैलकुलेटर की ट्रिक, वो जीटी वाला? जी नहीं दोस्तों, जो हमने कैलकुलेटर की ट्रिक जीटी वाली पढ़ी वो प्रेजेंट वैल्यू के लिए. इसमें ट्रिक की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत इजी है. करके देखें सर हम लोग एक बार. जैसे देखो, मान लो आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए. अब क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, ऐसा नहीं लिखा हुआ 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए. बोल रहा 5,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे हर साल, एक बार नहीं, हर साल, पर एनम, आने वाले 3 साल तक. तो बताओ 3 साल के बाद 12% के हिसाब से कितनी फ्यूचर वैल्यू होगी? तो मैंने पूरा पासबुक बनाया कि आज अकाउंट ओपन किया, एन्युटी रेगुलर है इसलिए एंड ऑफ द ईयर में मैंने डिपॉजिट किया, 600 रुपए मिले तो इतना बैलेंस हो गया. फिर 5,000 रुपए डिपॉजिट किया, फिर इतना इंटरेस्ट मिल गया. ऐसे करके 16872 आ गया. लेकिन ये तो हो गया मैनुअली. क्या हमारे पास इतना समय होगा कि हम पासबुक बना पाएंगे? बताओ आप खुद भाई. बिल्कुल नहीं होगा सर. तो इसलिए जरूरत पड़ती है फिर फॉर्मूले की. तो जैसे ही हमने फॉर्मूला लगाया तो मैंने देखा, देखो 5,000, आई की वैल्यू 12%, 3 साल, 1.12 की पावर 3 - 1/0.12. इससे मेरा फैक्टर आया. फैक्टर कितना आ गया? फैक्टर आ गया 3.3744. इस फैक्टर में मैं 5,000 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 16872 आ रहा है. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इस फैक्टर में आपने इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई किया तो आपको 16872. और एक बात लॉजिकली बताओ यार, आज अगर तुम्हारे पैसे में कुछ इंटरेस्ट नहीं जुड़ रहा होता और तुम किसी को 5-5 हजार रुपए 3 बार देते तो बिना इंटरेस्ट के अगर वापस लेते तो कितने पैसे वापस लेते? बताओ भला. 5-5 हजार तुमने किसी को 3 बार दिए हैं तो वापस लोगे तो 15,000 वापस लोगे ना. 5,000 5,000 5,000 वो तो तब होगा जब तुम बिना इंटरेस्ट के उससे वापस लोगे. तो अगर बिना इंटरेस्ट के वापस ले रहे थे तो भी तुम्हारा फैक्टर 3 आ रहा था. 5 × 3 15. तो क्या विद इंटरेस्ट मेरा फैक्टर 3 से ऊपर होना चाहिए? हाँ सर, इसीलिए तो 3 से ऊपर आ रहा है. देखो, इसलिए तो 3 से, क्योंकि एक बात समझो यार, किसी को तुमने 5,000 3 बार दिए तो 3 बार तो लेना ही है ना तुमको. 5 × 3 15 तो उससे लेना ही है, उससे ज्यादा ही कुछ लेना है इंटरेस्ट मिला दूं तो. इसलिए ये फैक्टर 3 से ऊपर आता है. तो लॉजिक समझ में आता है कि वाई फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर इज मोर देन n. जो भी n की वैल्यू होगी उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, या ज्यादा ही आएगा फैक्टर. ये ध्यान रखना हमेशा, फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर. ठीक है. अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, 7,000 रुपए 3 साल तक, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर इज गिवन एज दिस मच. क्यों? क्योंकि 3 से ज्यादा है सर. सिंपल, कूल, नो प्रॉब्लम. अच्छा, नाउ इसकी प्रैक्टिस तुमने कर ली थी. 1 + i की पावर n - 1/1 आई. ठीक है.
चलो अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं सर। ये देखो, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 500 रुपीज एनुअली फॉर 7 years एट इंटरेस्ट 14% कंपाउंडेड एनुअली। सबसे पहले मैं बोलूंगा, देखो भाई मैंने 500 रुपए 7 बार लगाए हैं, तो 500 इंटू 7 3500 तो मुझे सामने वाले से वापस लेने ही लेने हैं, लेकिन क्यों भाई, मैं इंटरेस्ट भी तो चार्ज करूंगा। तो मेरा फैक्टर 7 से बड़ा आना चाहिए कि 7 से छोटा आना चाहिए? सर मेरा फैक्टर 7 से बड़ा आना चाहिए। अब आप खुद कैलकुलेट करके देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही फैक्टर की। 1.14 इंटू 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.14, ये देखो 10.73। दिस इज मोर देन 7, दिस इज मोर देन 7। ये 7 से लेके 10.73 का जो गैप है ना, वो बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। समझ गए मेरी बात सब लोग? तो फैक्टर का फंडा भी समझ में आए। देखो फॉर्मूला तो कोई भी याद कर लेगा, लेकिन अगर इस फैक्टर वाली अप्रोच से फॉर्मूले को याद रखोगे ना, तो लॉजिक भी हमेशा क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट और अप्रोच एकदम सही रहेगी। नाउ अगला, ₹200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ओ भाई साहब, आपको क्वेश्चन में दे दिया कि तुम मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो। जब कभी तुम्हारी इंस्टॉलमेंट मंथली या क्वार्टरली या कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो जाए, तो तुम्हारी कंपाउंडिंग भी अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाती है। तो ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन में मंथली दिया है तो मेरी कंपाउंडिंग भी मंथली हो जाएगी। सर उससे फर्क क्या पड़ेगा? अरे फर्क पड़ेगा ना, बिल्कुल। उससे आई और एन की वैल्यू बदल जाएगी। अब देखो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया हुआ, तो क्या मैं 6% यूज कर सकता हूँ? नो, मुझे तो 6% डिवाइडेड बाय 12 0.005 यूज करना है। अच्छा, एन की वैल्यू कैसे निकालूं? सर एन की वैल्यू एक्चुअली खुद ही दे दी क्वेश्चन ने, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि 10 साल का क्वेश्चन है, उसने बोल दिया 10 पेमेंट करोगे आप, 10 पेमेंट। तो फिर टेंशन नहीं है सर, फिर टेंशन नहीं, इसलिए डायरेक्टली एन की वैल्यू 10 ले लिया। अगर 10 ईयर बोला होता तो प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? क्योंकि फिर एन की वैल्यू 120 हो जाती, पर 10 ईयर नहीं बोला ना, 10 ईयर थोड़ी बोला है उसने, तो मात्र तुमको बोला है कि 10th पेमेंट के बाद का फ्यूचर वैल्यू बता दो, मतलब एन की वैल्यू 10 है। तो बस एन की वैल्यू मिल गई, ये मिल गई, फैक्टर निकाला। अब क्योंकि एन की वैल्यू 10 है, तो बताओ फैक्टर की वैल्यू 10 से बड़ी आएगी कि छोटी आएगी? फैक्टर की वैल्यू 10 से बड़ी आएगी, इसीलिए 10.22 आ रहा है। ये देख लो, 10.22 इज कमिंग दैट। चलेगा? ओके रिपोर्ट, नो प्रॉब्लम। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू की बात करते हैं सर अब हम लोग। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, इसका क्या यूज है सर? अगर मान लो आपका एन्युटी आज से शुरू होता है, तो क्या करना पड़ेगा सर? कोई बड़ी माथापच्ची नहीं है सर, बिल्कुल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट में फैक्टर को मल्टीप्लाई करो जैसे किया करते थे। बस क्योंकि तुमने जल्दी इन्वेस्ट करना चालू किया है, तो तुम्हारा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए 1+i को एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बस बाकी सब कुछ सेम। जो भी तुम्हारे पास दिया है आई और एन, उससे पहले फैक्टर निकाल दो, उस फैक्टर में 1+i और मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको एन्युटी ड्यू का आंसर आ जाएगा। तो कोई नया फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हमने वही सेम क्वेश्चन को 5,000 रुपए 3 साल वाले को एन्युटी ड्यू से करके देखा था सर। तो हमने पासबुक में आज से ही पहली इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर दी थी। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एंड ऑफ द ईयर से करी थी, इसमें आज से ही कर दी। दैट इज डिफरेंट अबाउट दिस क्वेश्चन। और फिर जब मैंने फॉर्मूले से चेक किया ना इस चीज को, तो फॉर्मूले से भी सर मेरा मैच कर गया वही वैल्यू जो मेरी पासबुक से आ रही थी, 18896 18896। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। नाउ Z invest 10,000 every year starting from today for the next 10 years. Suppose the rate of interest is 8%. Calculate the future value of this annuity. अब starting from today लिखा है, इसी से तो पता चल रहा है कि annuity due है। अभी annuity due है तो पहले installment की वैल्यू 10,000, फिर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर तो 1.08 की पावर 10 माइनस 1/0.08, लेकिन एक्स्ट्रा में तुम्हारा 1+i और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा सर, एक्स्ट्रा का लॉजिक क्या है? ऐसे रटवाया थोड़ी मैंने कि 1+i क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो। उसका लॉजिक है कि तुम अगर जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हो तो तुमको ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इसलिए 1+i मल्टीप्लाई हो रहा है। चलेगा भाई माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया? अब होता है एक वर्ड सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड का मतलब होता है सर कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई बड़ा अमाउंट चाहिए, तो आज से तुम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर देते हो। तो कहीं ना कहीं सिंकिंग फंड का क्वेश्चन अगर आता है तो कौन से कॉन्सेप्ट का यूज होता है? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर का या फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का, मतलब कुल मिला के फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का यूज होता है। बाकी जैसा भी क्वेश्चन में दिया हो, तो जो हमें जितने पैसे की जरूरत होती है ना फ्यूचर में, जितने एक बड़े पैसे की जरूरत होती है, उसको हम फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर मान लेते हैं। और कितना कितना पैसा हमको मंथली या क्वार्टरली या ईयरली निकालना है, वो हमारा इंस्टॉलमेंट के बराबर आ जाता है। तो सर इंस्टॉलमेंट का तो आपने फॉर्मूला ही नहीं बताया। अब मुझे खुद बताओ यार भाई, खुद बताओ, क्या फॉर्मूले में अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी ये चीज दे दी है और ये चीज दे दी है, तो क्या तुम इंस्टॉलमेंट नहीं निकाल सकते? क्या उसके लिए नया फॉर्मूला बनाने की जरूरत है? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू, है ना? तो बच्चों वाली बात तो आप करोगे नहीं भाई। गुड, तो ये हो गया आपका सिंकिंग फंड। ठीक है सर, अभी सिंकिंग फंड के बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ये तुमको दिखाता हूं। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर?
कितना पैसा मैं थोड़ा थोड़ा करके हर साल इकट्ठा करता जाऊं ताकि मुझे 3 लाख रुपए 10 साल के एंड में मिल जाएं। तो सर 3 लाख अपॉन 10 30,000। अरे नहीं भाई, इंटरेस्ट को भी तो काउंट करो। तो मुझे फ्यूचर में 3 लाख रुपए चाहिए, ये इंटरेस्ट रेट है मेरा 1.1 10 साल के लिए। तो बताइए अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हर बार कितना होगा। बस ये सब कुछ डाल दिया, इसकी वैल्यू जो फैक्टर निकाली, फैक्टर को 3 लाख से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 18,823। मान लो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता ना तो तुमको बहुत मेहनत लग जाती। बताऊं क्यों? मान लो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता तो 3 लाख रुपए जमा करने के लिए हर साल तुम्हें कितने रुपए जमा करने पड़ते बताओ? अगर तुम्हें 3 लाख रुपए चाहिए 10 साल बाद और कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता तो 30,000 करने पड़ते तुमको जमा। आज क्योंकि इंटरेस्ट था उसकी वजह से देखो तुम्हारा इंस्टॉलमेंट छोटा आ रहा है कि हाँ यार फिर तो 18,800 रुपए भी जमा करूंगा ना तो इंटरेस्ट जोड़ के वो मेरा एग्जाम जो फाइनल वैल्यू है वो 33 लाख के बराबर हो जाएगा। सर रिवीजन के लिए सीवीआई डीलिंग में लिंक में चैप्टर 15 का सेंट्रल टेंडेंसी है क्या? डिस्पर्जन वाला लेक्चर नहीं मिला मुझे। है बेटा, वहां पर है, वन शॉट रिवीजन के नाम से देख लेना, मिल जाएगा तुमको। नाउ अब एक बात समझो यार, जब हम सिंगल कैश फ्लो की बात कर रहे थे तो मैंने बोला कि फ्यूचर वैल्यू निकालना मतलब अमाउंट निकालना। तो जिस भी वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो आप उसको 1 + i की पावर n से मल्टीप्लाई करते हो। तो वहां पर फैक्टर क्या कहला गया? सर वहां पर फैक्टर कहला गया 1 + i की पावर n। तो इसको हम नाम देते कंपाउंडिंग फैक्टर। किसी भी कैश फ्लो को फ्यूचर में लेकर जाना, सिंगल कैश फ्लो को, तो इस फैक्टर का यूज किया जाता है। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, मतलब अभी अगर मैं तुमको बोल दूं कि कोई एक कैश फ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, मतलब तुम्हें उसको अमाउंट की तरह लेना है और तुम्हें उसके मदद से प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या करोगे? प्रिंसिपल निकालना तो 1 + i की पावर n डिवाइड कर दोगे, इंटरेस्ट हटाओगे उसमें से, उस अमाउंट में से इंटरेस्ट हटाते जाओगे तो प्रिंसिपल में पहुंच जाओगे। तो 1 + i की पावर n डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको बोल देता हूं डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो चीजों को बढ़ाना कंपाउंडिंग, तो बढ़ाने के लिए इंटू 1 + i की पावर n, तो उसको बोल देंगे कंपाउंडिंग फैक्टर। चीजों को घटाना या उसमें से इंटरेस्ट निकालना मतलब डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसको 1 × 1 + i की पावर n को डिस्काउंटिंग फैक्टर बोल देंगे। बस लॉजिकल बात है। चलो अब आते हैं सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो में। ये रहा फॉर्मूला आपके पास, देखो जो भी कैश फ्लो है उसी में आप 1 + i की पावर n को डिवाइड कर दोगे, यही तो कहलाता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात है नहीं सर। अगर आपके पास मैं एग्जांपल ले लूं सीधे अब ICI का ही, तो बताइए अगर आपको 1 रुपए 2 साल बाद मिलने वाले हैं तो उस 1 रुपए की आज की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे 1 रुपए डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n, तो 1.1 की पावर 2, मतलब उसकी आज की वैल्यू है 82 रुपीज 6 पैसा, 82 पैसा 82.6 पैसा ऐसे मान लो, है ना, 0.826 रुपीज। इसी 1 रुपी को अगर मैं 1000 रुपी कर देता हूं तो ये 826 रुपी आ जाएगा। और क्या? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद तुमको 10,000 रुपए मिलने वाले हैं, तो उसकी आज की वैल्यू क्या है? तो 5 साल बाद मतलब 1.09 की पावर 5 को डिस्काउंट कर दो नीचे डिवाइड में, तो 10,000 डिवाइडेड बाय, मैंने इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था आप लोगों को कि अगर आप लोगों को ये निकालना है, अगर आप लोगों को ये निकालना है तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है। एक तो होता है कि आप 1.09 की पावर 5 को पहले सॉल्व कर दो, दूसरा शॉर्टकट ये होता है कि सीधे 10,000 लिखो, डिवाइड का बटन दबाओ, 1.09 लिखो और इक्वल की बटन 5 बार दबा दो, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो जो भी वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू को लिखकर डिवाइड की बटन दबाइए, फिर 1 + i की वैल्यू उतनी बार इक्वल दबाओ जितना n दिया हुआ है, जितनी बार n दिया उतनी बार इक्वल दबाना है। ये पावर का शॉर्टकट नहीं है जो तुम n को 2 बोलते जाओगे। जैसे पावर निकालते समय हम पहले इक्वल को 2 बोलते हैं ना, यहाँ पर 2 नहीं बोलते, यहाँ पर तो हमको डिस्काउंटिंग करनी है तो जितना n होगा उतनी बार इक्वल दबाएंगे, सिंपल। ठीक है। नाउ अब प्रेजेंट वैल्यू एनुटी रेगुलर, मतलब मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा दिया हुआ है कि तुम हर साल इतना 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 रुपए किसी लोन में पेमेंट कर रहे हो, तो बताओ तुमने लोन कितने रुपए का लिया होगा? लोन कितने रुपए का लिया होगा मतलब आज तुमने किसी से कुछ पैसे लिए हैं, उसके अगेंस्ट में तुम फ्यूचर में उसको थोड़ा 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 तो करके पैसा दे रहे हो, उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। लोन की वैल्यू मतलब क्या कहलाती? प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब आज की वैल्यू जिसमें इंटरेस्ट जुड़ा नहीं है। तो अगर मैं आगे देने वाले पेमेंट्स में से इंटरेस्ट हटा देता हूं तो मुझे आज की वैल्यू मिल जाएगी। इंटरेस्ट हटाने का मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना। तो आने वाले जो भी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स हैं उन सारे इंस्टॉलमेंट्स की डिस्काउंटिंग कर देना, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देने से लोन वैल्यू मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं सर प्रेजेंट वैल्यू एनुटी रेगुलर का जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, वो लोन अमाउंट निकालने में आपको मदद करता है। तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू एनुटी रेगुलर विच इज लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन इनटू फैक्टर। अच्छा, मजे की बात यह कि फैक्टर का फॉर्मूला काफी टफ है, 1/i 1 - 1/1 + i की पावर n। टफ मतलब ठीक है, फ्यूचर वैल्यू से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है,
लेकिन दूसरा एडवांटेज इसमें ये है सर कि फैक्टर को निकालने का आपके पास डायरेक्टली शॉर्टकट है। सर शॉर्टकट? हाँ जी, एक डायरेक्ट शॉर्टकट है। क्या डायरेक्ट शॉर्टकट है सर? आजा भाई, शॉर्टकट दिखा दे यार। ये रहा शॉर्टकट। तो आप सिंपली क्या करोगे, 1 प्लस आई लिखोगे, डिवाइड की बटन दबाओगे, इक्वल कर दोगे जितनी भी बार एन की वैल्यू दी और जीटी। तो आपको ये जो इतना सारा आपने मेहनत किया ना, ये इतना सारा मेहनत आपको करना ही नहीं पड़ेगा, इतना सारा मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हम फॉर्मूला याद ना करें? क्या हमारा फॉर्मूले का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा? नो सर। मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें टाइम मिसिंग है, तो इसलिए सर हमको बनना दोनों चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन हमारे शॉर्टकट से सॉल्व हो जाते हैं। आपने एक्सरसाइज मेरे साथ करी थी, आपने देखा होगा मेजॉरिटी क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज से सॉल्व हो जाते हैं शॉर्टकट से। फिर भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ गया पेपर में तो यस और नो। सर ये ट्रिक मुझे एग्जाम में तो याद रहेगी ना? बेटा मैं आके तो याद कराऊंगा नहीं तुमको, ये मुझसे पूछने का क्या मतलब बनता है? प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगी, नहीं करोगे तो नहीं रहेगी यार, सीधी बात है। प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। पर्सन टू पर्सन नहीं होता, प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस होता है। मैं ऐसा नहीं कि तुम्हारा नाम देख के अच्छा तुम्हारा नाम ये है फिर तो तुम्हें याद नहीं रहेगी, अच्छा तुम्हारा नाम ये है हाँ फिर तो तुम्हें याद रह सकती। अरे ये कौन सी बात हुई? तो जिनका नाम अभय होता है उनको कैलकुलेटर की ट्रिक याद नहीं रहती, ऐसा बोल दिया मैंने तो तुम नहीं करोगे क्या याद? करना तो पड़ेगा ना याद, ऐसा थोड़ी होता है। चलो, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर मतलब टू कैलकुलेट द लोन अमाउंट, जब हमारे पास इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है तो हम इंस्टॉलमेंट यहाँ लिखते हैं और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ये ले लेते हैं। अब मैंने ना इस चीज को तुमको करके भी दिखाया था बहुत आराम से कि देखो ये लेंडर जो है वो मान लो मैं हूँ, 15,000 रुपए में एट द एंड ऑफ ईच ईयर पे कर रहा हूँ एक लोन के लिए, और इंटरेस्ट रेट उसमें 12% लगा। तो अगर मुझे लोन निकालना होगा तो मैं 15,000 इंटू 1 अपॉन जो भी आई की वैल्यू 1.1 0.12 1 माइनस 1 अपॉन 1.12 की पावर 5 मैनुअली करूंगा। मैनुअली सॉल्व करा मैंने तो मुझे लोन की वैल्यू मिल गई सर, इसको सॉल्व करके अराउंड 54072। वही चीज ये जो पूरा मैंने निकाला, ये रेड वाला पूरा पोर्शन जो मैंने मैनुअली निकाला, अगर इस पूरे पोर्शन को मैं ऐसे निकाल देता 1 प्लस आई इक्वल 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 जीटी, तो भी मेरा आंसर आ जाता भाई, तो भी आराम से मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इस चीज को पासबुक से भी किया था, क्योंकि देखो पासबुक से करने से आपको कोई ऐसा एग्जाम में फायदा नहीं हो रहा है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनी थी कि सर मैं कैसे मान लूं कि आपका ये लोन अमाउंट सही है। मैंने बोला चलो लोन का शेड्यूल बना के देख लेते हैं। लोन शेड्यूल बनाया, इंटरेस्ट चार्ज किया, रीपेमेंट करते गए, बचा हुआ इंटरेस्ट चार्ज किया, रीपेमेंट कर दिया, बचा हुआ इंटरेस्ट चार्ज किया, रीपेमेंट कर दिया, बचा हुआ इंटरेस्ट चार्ज किया। अल्टीमेटली जाके मैंने देखा जैसे आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करी ना, ऑटोमेटिकली मेरा बैलेंस जीरो हो गया। मतलब बिल्कुल सही बात है सर, आपने लोन इतने रुपए का ही लिया होगा, ये प्रूफ हो जाता है वहां जाकर। हालांकि प्रूफ आपको कहीं करना नहीं है, बट इट वॉज जस्ट टू मेक यू कंफर्ट, नथिंग एल्स। अब सुनो, फैक्टर 1 अपॉन आई 1 माइनस 1 अपॉन 1.08 की पावर 3। वैसे तो आप इसको पहले सॉल्व करो, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 इक्वल इक्वल इक्वल, फिर इसके आगे प्लस माइनस की बटन लगा के 1 ऐड कर दो ताकि ब्रैकेट सॉल्व हो जाए, फिर डिवाइडेड बाय 0.08 कर दो तो ये आ रहा है। लेकिन इन सब की बजाय क्यों ना हम सीधे डिवाइड इक्वल 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 जीटी कर दें, तो भी हमारा आंसर मैच कर जाता है। ठीक है, तो दोनों तरीके हमको बनने चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको दोनों तरीके बनने चाहिए, सिंपल। चलो, एज बोरो कर रहा है 5 लाख रुपए घर खरीदने के लिए, अगर वो इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करता है 20 ईयर्स तक और 10% इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, तो बताइए उसकी इंस्टॉलमेंट वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में मुझे लोन वैल्यू दे दिया है, मतलब वो मेरा प्रेजेंट वैल्यू रेगुलर के बराबर हो गया। एन की वैल्यू 20 ईयर्स दे दिया और इंटरेस्ट रेट मुझे 10% दे दिया। अब मुझे इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो मैंने क्या बोला, लोन वैल्यू इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट इनटू फैक्टर। फैक्टर को पहले सॉल्व कर दिया हम लोगों ने अलग से जाके फॉर्मूले से या फिर कैलकुलेटर की ट्रिक से, जहां से भी कंफर्टेबल हो। वो फैक्टर हमारा आ गया 8.5136। अब इस एआई को निकालने के लिए इस 8.5136 को यहां ट्रांसफर कर दिया, तो 8.5136 जो कैल्सी में दिख रहा है डिवाइड इक्वल टू करूंगा तो ऑटोमेटिकली भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर इंटू 3 लाख कर दूंगा, 3 लाख या 5 लाख, हाँ 5 लाख आ गया वैल्यू। समझ रहे हो बात को, याद आ रहा भाई? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू एबल टू रिकॉल? ठीक है, वेरी गुड। नाउ rupees 5,000 is paid every year for 10 years to pay off a loan. What is the loan amount if the interest rate is 14% per annum compounded annually? 5,000 रुपए आप एवरी ईयर पे कर रहे हो 10 साल तक टू पे ऑफ अ लोन। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ द इंटरेस्ट रेट इज 14%? तो अब आपको लोन अमाउंट पूछ रहा है, और लोन अमाउंट पूछ रहा है मतलब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर पूछ रहा है। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 5,000 आपको दी हुई है, तो क्या करूंगा 5,000 इंटू फैक्टर।
अभी फैक्टर को ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर फैक्टर को कैलकुलेटर की ट्रिक से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। फिर जैसे दिया है वाई बॉट अ टीवी कॉस्टिंग 13,000, डाउन पेमेंट कर दिया 3,000 रुपए की। बताओ मुझे 13,000 रुपए की चीज लेने गए, तुमने 3,000 का डाउन पेमेंट किया, मतलब बैलेंस कितने रुपए का लोन लिया? 10,000 का लोन ले ले। जैसे लोन की वैल्यू मिलती है वो किसके बराबर हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर के बराबर, इज इक्वल्स टू एआई इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो तुमको बताना है कि बताओ कितना इंस्टॉलमेंट मुझे पे करना पड़ेगा हर साल ये टीवी का रीपेमेंट करने के लिए। तो 3432 आ गया भाई फैक्टर की मदद से। कितना प्रैक्टिकल यूज है इसका। अब बात आती प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू की। ड्यू मतलब तुमने इंस्टॉलमेंट जो भरनी चालू करी वो आज से कर दी है। तो बड़ा सिंपल फंडा है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर क्या होता है? तुमने आगे जो भी इंस्टॉलमेंट पे की उन सबकी डिस्काउंटिंग होती है। अब मुझे बताओ यार, अगर तुमने पहली इंस्टॉलमेंट आज ही पे करी है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? एक इंस्टॉलमेंट तुमने आज ही पे करी तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? सेम। मान लो आज तुमने 5,000 रुपए कहीं जमा किए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? अरे वो तो ऑलरेडी आज की वैल्यू है ना, तो क्या मुझे उसको डिस्काउंट करने की जरूरत है? नो। तो यहां पर ऐसा बोलते हैं कि मान लो तुम्हारे पास लेट से 6 इंस्टॉलमेंट है, तो 6 में से एक इंस्टॉलमेंट तो आज की हो गई क्योंकि ड्यू बोल रहे हो तुम, बाकी 5 आगे होगी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर निकालो और इसको अलग से ऐड कर दो सेपरेटली। तो वही चीज यहां पर करी इन लोगों ने कि देखो टोटल एन की वैल्यू 6, तो मैं n-1 मतलब 5 लूंगा और उसके हिसाब से एक बार प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर निकाल दूंगा, और फिर ये जो एक्स्ट्रा वाली इंस्टॉलमेंट थी जो मैंने आज ही पे करी उसको मैनुअली ऐड कर दूंगा। सिंपल। ठीक है। तो क्या आपको एन्युटी ड्यू के पीछे का रीजन पता है कि हम उसमें क्यों पहले n-1 करते हैं और फिर क्यों उसको अलग से ऐड करते हैं? यस सर, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट आज पर बैठी हुई है, उसको डिस्काउंट करने की जरूरत है ही नहीं, तो उसको क्यों फॉर्मूले में लेकर जा रहे हो? उसको सिर्फ मैनुअली ऐड कर दो। सिंपल, डन 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 डन। चलिए नाउ ये देखो, जब आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर निकालते थे तो क्या करते थे? ये 5,000 5,000 5,000 इन सबको डिस्काउंट करते थे। लेकिन जब ड्यू चालू हो रहा है तो 5,000 तो पहले साल में हो गया, 0 ईयर में, बाकी 3 ही हो गए, तो इन तीनों की डिस्काउंटिंग कर दो और इसको नॉर्मली अलग से ऐड कर दो। इट इज ऑलरेडी इन प्रेजेंट, रिमेनिंग टू बी कैलकुलेटेड एज पीवी। फिर देखिए, सपोज योर मॉम डिसाइड्स टू गिव यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी? तो मैंने बोला देखो भाई, क्योंकि ये मुझे 5 साल तक मिलने वाला है पैसा, तो इसमें से जो पहला पैसा है वो तो मुझे आज मिल गया, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो ऑलरेडी 10,000 है। लेकिन जो बाकी बची हुई 4 साल की इंस्टॉलमेंट है उनकी प्रेजेंट वैल्यू मैं निकालूंगा। ठीक है, परफेक्ट। चलो सर, फिर सर हमने ये वाला चार्ट बनाया था कि कोई भी अगर आप आगे वाली एक्सरसाइज में जाते हो या एफवीपीवी का यूज है, उसमें जाने से पहले 3 सवाल अपने आप से पूछना। सबसे पहला सवाल, क्या क्वेश्चन सिंगल का है या एन्युटी का है? क्या क्या तरीके हैं जिससे पता चलता है क्वेश्चन एन्युटी का है? सर या तो एन्युटी वर्ड लिखा होता है, या तो पर एनम वर्ड लिखा होता है, या तो ईच ईयर लिखा होता है। मतलब क्वेश्चन पढ़ के फील आता है कि इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, अच्छा, सिंगल और एन्युटी एक बार डिसाइड हो गया, फिर अगर सिंगल का क्वेश्चन है तब तो टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगल के क्वेश्चन में तो सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग जाता है, इंटू 1 + i या फिर डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n। सिंपल। लेकिन अगर तुम्हारा एन्युटी का क्वेश्चन आया तो फिर क्वेश्चन पढ़कर ये पता करो कि क्वेश्चन लोन रिलेटेड मतलब प्रेजेंट वैल्यू रिलेटेड निकालने का है या आगे की कोई वैल्यू निकालने से रिलेटेड है। तो आइदर फ्यूचर का होगा या प्रेजेंट का होगा। अगर फ्यूचर का होगा तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लो कि क्या एन्युटी ड्यू तो नहीं है। अगर एन्युटी ड्यू है तो ठीक है, अगर नहीं है तो साइलेंट है, तो एन्युटी रेगुलर ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। सिमिलरली प्रेजेंट में भी वही वाली बात, स्पेसिफिकली अगर ड्यू के बारे में कोई हिंट दिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग इमीडिएटली, तो ड्यू मानेंगे, वरना कुछ नहीं लिखा है या फिर एंड ऑफ द ईयर लिखा है तो फिर एन्युटी रेगुलर। ये 4 फॉर्मूले आपके बन गए। तो क्या आपने समझा? ये 6 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं और फिर क्वेश्चन करना है। फिर हमने क्वेश्चन करना चालू किया सर। ठीक है, चलो, तो यहां तक आज हो गया है। अब कल हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको आज फिर से, अगर आपके पास समय बचता है तो आपको मैं फिर से आज असाइनमेंट देता हूं। एक बार 4C फटाफट ट्राई करके आना आज कैलकुलेटर से, है ना। कल हम लोग 4C को फटाफट डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कल कर लेंगे। उसके साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल मतलब परसों, कल मतलब परसों, क्योंकि कल तो क्विज है ना भाई, कल मतलब परसों। ठीक है, तो कल आपकी है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की क्विज, परसों टाइम वैल्यू ऑफ मनी फिर से कंटिन्यू करेंगे। जो भी नए बच्चे जुड़े थे भाई स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। बात करता हूँ यूट्यूब की। यूट्यूब में मैं भाई परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के 2 लेक्चर करवा चुका हूँ रिवीजन के। आज हम लोग 3rd लेक्चर में मिलने वाले हैं 7:15 बजे भाई, सभी लोग मिल जाना उसमें भी। अच्छा, कॉल करना आर्यन? ठीक है, कॉल करता हूँ, रुक जाओ, करता हूँ कॉल। ये मेरा टाइम टेबल है और प्लस की बैच जो चालू हो रही है उसमें मेरा मंडे टू
वेडनेसडे 9:15 AM मॉर्निंग में। तो फटाफट भाई मेरा कोड लगाइए, खुद भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, दूसरों को भी भाई रिकमेंड कीजिए। आपके अगर कोई जूनियर है आपके पहचान के जो May 22 में एग्जाम देंगे, अगर उन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं लगाई है तो जरूर एक बार बोलिएगा कि टीचिंग स्टाइल चेक कर लें, वो जाके भले यूट्यूब में कर लें, फिर उनको खुद ही मन हो जाएगा यस और नो क्लासेस ज्वाइन करने का। चलो वेरी गुड। बाप रे, इतने सारे लोगों को कॉल करना है, इतने सारे लोगों को, क्या बात कर रहे हो भाई। चलो आर्यन ने पहले बोला था, आर्यन को करते हैं, आज टाइम बच गया इसलिए कर रहा हूँ। हेलो हेलो आर्यन मिस्ड द इनवाइट। डाउट्स देख लेता हूँ भाई, डाउट्स क्या हैं बच्चों के। हेलो सर नमस्ते। यस अंकित, हाय, कैसे हो? बहुत सही हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। कहाँ से हो आप? सर मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद। और सर बताइए भाई। सर आपको पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू भाई, थैंक यू। मजा आ रहा है ना खासकर आपका आपको? टीवीएम बहुत अच्छा लगा मेरे को। जब मैंने टीवीएम पढ़ा आपका, बिल्कुल भी कॉपी पे कुछ भी नहीं लिखा मैंने, सब कैलकुलेटर से ही होगा सब। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। कूल यार, वेलकम वेलकम यार, चलो बहुत अच्छी बात है। एनीथिंग एल्स? नहीं, नो सर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ, मेरी आवाज की कॉपी। इशू बोल रहा है कि अंकित की आवाज मेरी आवाज की कॉपी है। अच्छा, हेलो, हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून गुड सॉरी। आफ्टरनून, बोलो बेटा। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? सब बढ़िया सर। कहाँ से हो आप? सर एलएमपी यूपी। हाँ, एलएमपी लखीमपुर यूपी। लखीमपुर। अच्छा, क्या बोलते हैं, LMP? यस सर। अच्छा, शॉर्ट एब्रीवेशन क्यों? यस सर, ऐसे ही बस हाँ हाँ, लखनऊ के पास में है। ओके ओके, बढ़िया। तो अच्छी चल रही पढ़ाई? यस सर, अच्छी चल रही है सर। प्रॉब्लम ये होती है सर, इफेक्टिव रीडिंग नहीं होती है क्वेश्चन की। सर इफेक्टिव मतलब रीडिंग? यस सर, हड़बड़ाहट में सर पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी सर गलत हो जाता है फिर। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोगों को मतलब पैनिक क्यों होता है पता, हमको ऐसा लगता है कि हमें हर क्वेश्चन 1 मिनट में करना है, तो हम पैनिक होने लगते हैं। जबकि उस 1 मिनट में भी ना, जब हम करने जाते हैं और हमसे नहीं होता, तो बार बार में कब 1 मिनट निकल जाता है पता नहीं चलता। ये यस। सब्जी वाले आ गए। हेलो, और बताइए। हाँ हेलो। हाँ, अरे तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी ना, इसलिए हंसी आने लगी। अच्छा। चलो, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था तुमसे कि हम लोगों को ना ये चीज एक अपने आप में आदत डालनी पड़ेगी कि यार पहला जो 10-15 सेकंड है ना, हमको कंप्यूटेशन में नहीं जाना है, ऑब्जर्वेशन रख लो। हो सकता है कि वो 10 सेकंड अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए ना केयरफुल रीडिंग में, तो आने वाले 50 सेकंड भी आपको ज्यादा लगेंगे कि यार ये तो और जल्दी हो गया। तो अप्रोच पे जी। ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? यस सर। तो वो लानी पड़ेगी यार आदत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यार सीए का एग्जाम्स जो है उसमें प्लेन वेनिला क्वेश्चन नहीं आते ना, कि जो हमने करे हैं वही आ रहे हैं। हाँ हाँ। जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है उसी को बनेंगे क्वेश्चन, सीधी बात ये है। यस और नो? यस। यस सर। चलो कूल, ठीक है भाई। यस सर। थैंक ओके, यू ऑल द सर। बेस्ट यार, बाय बाय। थैंक यू। कल जब आप मुझे स्कोल्ड कर रहे थे तो तब आपको बताना पड़ा था कि आप स्कोल्ड कर रहे हैं, दिस शोज योर हम्बलनेस। अरे भाई यार, सच में गुस्सा किया था मैं कल, सच में गुस्सा किया था। हाँ ठीक है, आर्यन कर रहा हूँ बेटा। आर्यन के साथ गलत हो गया, नाइंसाफी हो गई। लो भाई आर्यन, बोलो भाई। हेलो, फिर से मिस हो गया भाई। सर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन में क्या निकालना है नहीं आता। आपने बताया था ना कि कुछ वर्ड्स क्वेश्चन में ऐसे होते हैं जिनको देख के पता चल जाता है। एक बार अगर टाइम बचे तो बता देना, नहीं तो कल जो क्वेश्चंस करेंगे ना, कल क्वेश्चंस ही तो करेंगे, तो वो 3 स्टेप फिर से चेक करते चलेंगे। जैसे अमाउंट वर्ड, अमाउंट वर्ड से पता चलता है फ्यूचर वैल्यू निकालना है ना। लोन अमाउंट, इससे पता चलता है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ऐसी हिंट होती है, क्वेश्चन करते करते आता है। अनुष्का, आपकी 10 की दम वाली सीरीज सुपर डुपर हिट है सर। थैंक यू जी अनुष्का, थैंक यू सो मच। ये कौन सा मैरिज का कार्ड बन गया भाई, आईजी सर वेडिंग। तुम लोग ना शादी शादी करते रहते हो बस यार। चैन से जीने दो यार हम लोगों को, हैं? क्यों फंसा रहे हो, क्यों फंसा रहे हो? आर्यन भाई, कोई समस्या होगी बेटा, कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं किसी ऐसे को करता हूं भाई
जो एकदम नया हो, जिनसे कभी बात ना हुई हो? है कोई ऐसा? मिस्टर आदि, तो तुम्हारा तो रेज हैंड है ही नहीं। अनिल, आदित्य, विशाल, अपूरव, शिवांश। ठीक है, शिवांश को करते हैं। चलो, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही शिवांश। हेलो हेलो। हाँ जी बेटा, बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? अच्छे हैं सर। कहाँ से आप? सर धनबाद, झारखंड। धनबाद, क्या बात है, वेरी गुड। कैसी चल रही पढ़ाई? सर बहुत अच्छी चल रही है। आपके जो कॉन्सेप्ट से जो पढ़ाने का तरीका है सर, वो उसके कारण मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट आया है। चलो, 11-12 में मैंने मैथ्स लिया था पूरा, पर मैंने बिना मन के लिया था। कुछ रीजन से मैंने बिना मन के लिया था, पर अब फाउंडेशन में आपसे पढ़ रहा हूँ सर, सच्ची में मैथ्स मजा आ रहा है। सब्जेक्ट में मन लग गया ना, बहुत Thanks, अच्छी sir. बात है। Yes, sir, कूल यार, बहुत बहुत अच्छा अच्छी लगा बात है, सर। वेरी गुड। हाँ, क्या होता है, सर। हम सब्जेक्ट से दोस्ती कर लेते हैं ना, तो उसका जब बाद में वो कभी काम आना है ना, इंटर में या फाइनल में, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि चलो ये तो मेरी स्ट्रेंथ बन गई। और यही तो मेरा Yes. ऑब्जेक्टिव होता है यार, कि सिर्फ पास सर नहीं बहुत कराना, आपको अच्छा दोस्ती सर, कराना है ना। बहुत अच्छा लगा सर आपसे पढ़ के। चलो, वेरी गुड यार, थैंक्स यार, ऑल द वेरी थैंक्स बेस्ट डियर। थैंक्स सर। ओके, बाय। मैं अब कॉल करूंगा विशाल को। विशाल भाई को डांट दिया ना मैंने आज, अब कॉल कर लेता हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून विशाल। यस सर, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, कैसे हो आप? सर मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। सर आपका दुआ से सर, मतलब आपका सर आशीर्वाद से सर मैं ये मैथ में इतना अच्छा लगने लगा सर कि अब लगता ही नहीं कि मैं मैथ कर रहा हूँ। मुझे लग रहा मैं बस नॉर्मल सॉल्व किया जाता हूँ। बस सर मुझे इसमें डाउट है सर, डिस्पर्जन में सर। डिस्पर्जन में डाउट है? डिस्पर्जन में, बोलो क्या यस डाउट? सर, डिस्पर्जन में मतलब सर, मतलब क्वेश्चन में डाउट नहीं सर, उस चैप्टर को कैसे करें मुझे समझ में नहीं आता सर। नहीं तो आपने डिस्पर्जन डिस्पर्जन कहाँ पैसा से किया ऊपर है? से जाता सर, 2 बार मैंने कर दिया सर। प्लस में से कर लिया? नहीं सर, प्लस में से नहीं किया सर, रिवीजन में से किया। डायरेक्टली रिवीजन किया है? यस सर, यस सर। ऐसा क्यों किया? तुम तो प्लस में हो, तो कर लो ना एक बार प्लस से। आखिरी के 3 लेक्चर ही है लक्ष्य के, यस सर। मतलब पहले 8 या 9 लेक्चर में सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन मिक्स करके करवाया है। तो क्या वहां पे थोड़ा और आराम से बताया रहता है ना प्लस में, मतलब एकदम रुक रुक के। तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा डाउट हो तो उसको देख सकते हो वहां जाकर, बाकी फिर से डबल करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ देखो, ये यस मेगा सर। भी बोल रही डिस्पर्जन मुझे अच्छा नहीं लगता है थोड़ा, ऑब्वियसली, मतलब अगर हम देखें तो। और सर डिस्पर्जन में और सर डिस्पर्जन हो गया सर। और सर और 2 चैप्टर सर, ये इंडेक्स नंबर सर, और ये इंडेक्स नंबर सर और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो नहीं होता सर, थ्योरेटिकल वो तो आता है सर, लेकिन इंडेक्स नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सर, इंडेक्स इंडेक्स में नंबर में सर, कंफ्यूजन तो होता उसको है? यस सर, तो नहीं तो कैसे इंडेक्स इसको में क्या है, फॉर्मूला को कैसे। मैक्सिमम तो थ्योरी है, बाकी बचा हुआ वो 3-4 जो फॉर्मूलाज हैं, लास्ट परे पाशे, यस तो सर। उन्हीं के जो हमने क्वेश्चंस करे थे, तुमने स्पेशल क्लास में किया ना इंडेक्स नंबर? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। तो इंडेक्स नंबर को रिपीट कर लेना। वैसे तो अभी जो रिविजनरी सीरीज आएगी ना, जो हमारी चालू हो रही है 25 यस ऑफ सर। अक्टूबर से, तो जो सारे यस टीचर्स लेने वाले, तो उसमें सारे टॉपिक फिर से कवर होंगे एक बार, ठीक है ना। सर ये बाकी जो एम टी पी पी आई की एम टी पी सब है, तो ये सब तो कल आप सर आपका कल का है ना सर लेक्चर? मेरा मंडे टू वेडनेसडे है, तो मेरा कल नहीं रहेगा। मतलब वही कल मैथ्स फिर। के डेज जो है ना, मैथ्स स्टेट्स एलआर के डेज है मंडे टू वेडनेसडे, और अकाउंट्स और लॉ का डेज होगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सर आपका जो एल आर का सेक्शन है, एल आर का सर बहुत मजा है सर, एल आर का वो लेक्चर रिकॉर्डेड करना किया है सर। क्या? नहीं सर, वो ये आप जो नहीं कराते सर, हाल में ही कराते सर आप, अच्छा लक्ष्य से सर। अच्छा, मिशन सक्सेस से। हाँ वही मिशन से सर। ओके ओके, उससे मजा बहुत आया ना, बहुत अच्छा चलो। लगा सर। यस सर, बहुत मजा आया सर। चलो, वेरी गुड यार। मैं वही बोल रहा ना, जो थैंक यू सर। तुम्हारे ज्यादा हाई चीज वाले हैं, स्कोरिंग है ना, उन पर स्ट्रेंथ रखना। जिनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उनको जाने देना, कोई दिक्कत नहीं है, गो ऑन, मतलब इतना लोड मत लेना उस पर, ठीक है। चलो।
ओके डियर, Okay, sir. रखो फिर। ओके सर, चल, थैंक ऑल यू द सर। वेरी बेस्ट। चलो लास्ट कॉल निहारिका को कर लेता हूँ। चलो जी, एक गर्ल को भी कर लेता हूँ, सारे बॉयज को किया आज। हेलो हेलो सर। हाय निहारिका। हाय सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। गुड, बताइए। सर मैं एक्चुअली जनवरी की स्टूडेंट हूँ, मतलब बेसिकली दिसंबर 2020 की, और मैंने ऑप्ट आउट किया था, जनवरी में दिया एग्ज़ाम। तो तब तो बहुत बुरे तरीके से मतलब नहीं हो पाया था, सिर्फ अच्छा, एक सब्जेक्ट में पास की थी। ओके। फिर जुलाई में वापस दिया, जुलाई से मैं आपका लेक्चर्स फॉलो करती हूँ। तो क्या बोलते हैं, मैथ्स में मुझे आई पास्ड, लाइक अनएक्सपेक्टेड था बट हो गया, बिकॉज मैंने अटेम्प्ट ही लाइक 50 to 55 मार्क्स का किया था और उसमें मुझे 46 मिल गया। ओके। बट अकाउंट्स की वजह से वापस रह गया। ओह, एक्चुअली सर मैथ्स का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मतलब उस बार क्या हुआ था ना जुलाई अटेम्प्ट में, कि मैंने सारा पूरा पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाया, मतलब 1 घंटे में इट वाज लाइक आई अटेम्प्टेड ओनली 30 to 35 मार्क्स, और फिर पता चल रहा है कि सिर्फ 1 घंटा बचा है। तो ऐसा कंडीशन हो गया था, मतलब कुछ कुछ सम्स बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था सॉल्व करने में। तो बस यही प्रॉब्लम था, मतलब कैसे टाइम नहीं पे तो इसका ख़त्म करें। स्ट्रेटेजी क्या रहता है? मैं एक्चुअली बताया भी था, पहले भी बताया था, अभी भी सभी लोग सुन लो भाई, बहुत सबके लिए रेलेवेंट होगी ये बात। ये क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 100 तक रहता है हमारे पास पूरे कॉपी में, पूरी बुक में, ठीक है, मतलब जी पेपर सर। में। अभी क्वेश्चन 1 से आपको चालू करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं सबको करते जाना है, ठीक है। हमको एक बार ना स्कैनिंग करनी है पूरी, स्कैनिंग करके ये देखना है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 1 शॉट में हो रहे होंगे, कि देखा और बन गया, आइदर थ्योरी या फिर कुछ ऐसा नहीं होता, सीधे फॉर्मूले बहुत ईजी होते हैं यस वैसे सर। वाले। तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ते साथ उसी समय सॉल्व करना चालू कर देते हैं। एक बार भले आपको रीडिंग टाइम नहीं दिया गया है, फिर भी आप एक पूरा रीड कर लो। इससे क्या आपके माइंड में ना एक बार बैठा हुआ रहेगा, यार ये आगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो बहुत ईजी हैं, वो मेरे को जल्दी करना है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा होगा ना, तो आप फटाफट वहां चले जाओगे कि चलो उसको पहले कर लेता हूँ। और अगर आप एक एक करके चालू करते हो, तो पता चला आपके लास्ट के इजी क्वेश्चन वो छूट गए जो 4-5 फटाफट हो रहे थे, वो आपको पता ही नहीं था, बाद में रियलाइज हुआ। तो इसलिए जो है, पहले ही एक बार प्रॉपर स्कैनिंग कर लो, भले 5 मिनट लेट चालू करो पेपर, 5 मिनट का रीडिंग टाइम दे दो, लेकिन एक बार ऊपर ऊपर से क्वेश्चन जरूर देख लो कि यार इसमें से इजी इजी कौन से हैं, एक बार उनको निपटा देते हैं, ऐसा चलेगा। ओके सर। तो ये जरूर फॉलो करना। फिर भी तुम्हारा पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, ये बहुत नॉर्मल सी बात है अगर 2 घंटे में पेपर नहीं होता, लेकिन ये श्योरिटी हो जाएगी कि जो तुमको बन रहे थे वो सारे हो गए, है ना। यस सर, एक्चुअली मैंने सारा एलआर का क्वेश्चंस कर लिया था पूरा स्कैन करके, बट स्टिल कहीं ना कहीं स्टैट का कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चंस था जो लास्ट में पता चला कि अरे ये भी तो इजी था, कर सकते थे पहले। वही ठीक है ना, तो इजी वाला नहीं छूटना चाहिए, अल्टीमेटली ये है, चलेगा। जी सर। बाकी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मतलब मैं आपका ही लेक्चर्स खाली फॉलो करती हूँ। थैंक यू जी। मैंने प्लस पे भी मिशन सक्सेस पे आपका लेक्चर्स देखती हूँ, ओके मतलब ओके। अभी भी बैकअप कंप्लीट कर रही हूँ वहाँ से। गुड गुड गुड, चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड।